अभी अभी बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां 15 घंटे के बाद भी फायरिंग करने वाले का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल रात 9 बजे पौष इलाके के सेक्टर 45 में एक बिल्डर के दफ्तर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। हथियारों से लैस 5 बदमाश बिल्डर के ऑफिस के बाहर पहुंचे और करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग से दफ्तर में लगे हुए शीशे चकनाचूर हो गए। बिल्डर के ऑफिस में खड़ी लग्जरी कारों में भी गोली लगी है। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देकर 5 बदमाश मौके से फरार हो गए। हमले की जिम्मेदार हरियाणा के गैंगस्टर दीपक नांदल ने ली है और सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं? नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है कितने हमला हुए? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भी कितने आदमी थे कितने नहीं। अभी अब गुरुग्राम में बिल्डर पर फायरिंग के बाद गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ फायरिंग की जिम्मेदारी ली, बल्कि गुरुग्राम पुलिस को ओपन चैलेंज भी किया है। गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राम राम सभी को, मैं दीपक नांदल, जो ये गुरुग्राम में एमएनआर बिल्डर्स पर फायरिंग हुई है ये मैंने करवाई है। रीजन है रोहित राहेजा का रिश्तेदार नितिन तलवार, इसने मेरे पैसे देने हैं। 2019 से खुद न्यूजीलैंड भाग गया था फैमिली के साथ। सबको वार्निंग है, जिसने जिसने मेरे पैसे देने हैं मत उलझो मुझसे, जितनी जल्दी हो सके कर दो हिसाब, वरना जो फंसेगा उसी को मारूंगा। तो खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी है इस गैंगस्टर ने और ओपन चैलेंज गुरुग्राम पुलिस को दिया है। अनामिका हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका बताइए, पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कर रही है? रात 9 बजे फायरिंग होती है और फिर खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर धमकी भी दे दी जाती है। बिल्कुल, इस घटना ने पूरे गुड़गांव को दहला दिया है। इस समय हम एमएनआर बिल्ड मार्क के बाहर मौजूद हैं और अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आपको साफ साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फायरिंग की गई थी। जो शीशे हैं वो चटके हुए हैं, उस पे बुलेट मार्क आपको नज़र आ रहे होंगे और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगभग 25 राउंड फायरिंग की गई थी। ये जो आप काला गेट देख रहे हैं, इसको कूद कर जो है वो जितने 5 जो गैंगस्टर आए थे, 5 जो बदमाश आए थे, वो इस लोहे के गेट को कूद कर अंदर गए। अंदर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड भी घबरा गए और अंदर की तरफ भाग गए। उसके बाद जो बाहर लग्जरी गाड़ियां थी, BMW थी, जगुआर थी, उन्हें भी निशाना बनाया गया। केवल मैसेजिंग करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो बदमाश आए थे उन्होंने बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। रोहित रहेजा और श्रवण रहेजा इस कंपनी को चलाते हैं जिसका नाम एमएनआर बिल्ड मार्क है। पूरे दिल्ली NCR में ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। कई बड़े बड़े इनके कस्टमर हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इस कंपनी का नाम है। ऐसे में अब सभी जो कस्टमर हैं, इस बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, वो दहशत में हैं। लेकिन जो इस कंपनी के मालिक हैं, उनकी तरफ से चुप्पी साधी गई है, क्योंकि जो फेसबुक है उस पर उन्हें धमकी दी गई। दीपक नांदल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस इस मामले की जो है वो पड़ताल कर रही है कि क्या केवल लेन देन का मामला है या रंगदारी का मामला है। हम आपको दिखा दें कि एरिया कैसा है। एक पॉश इलाका है, यहाँ पे आपको होटल नज़र आ रहा होगा और 9:30 बजे गुरुग्राम में रात नहीं होती है। यहीं से कुछ ही दूरी पर सेक्टर 40 का पुलिस स्टेशन है। ऐसे में हरियाणा पुलिस पर भी कई सवाल उठते हैं कि अभी तक गिरफ्तारी कैसे नहीं हुई है। कौन लोग थे, कौन वो 5 लोग थे जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरीके से इस इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ACP बार बार यहाँ पे आके जायज़ा ले रहे हैं, बिल्डर से पूछताछ की कोशिश की जा रही है, लेकिन अरेस्टिंग जो है वो अभी तक इस मामले में नहीं हो पाई है। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनामिका गौर इस वक्त यहीं मौजूद है जहां पर यह फायरिंग हुई है। बाकायदा बुलेट के निशान आपने दिखाए, पुलिस काम भी कर रही है, लेकिन ये नकाबपोश कौन है, किस गैंग से जुड़े हुए हैं? दीपक नांदल जो ये कह रहा है कि वो जिम्मेदारी लेता है इस पूरी घटना की, वो इस वक्त कहाँ है? क्या पुलिस ने कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और इनपुट दिया है?
देखिए, पुलिस उस समय जांच में जुटी हुई है, लेकिन दीपक नांदल के लिए कहा जाता है कि वो विदेश से ऑपरेट करता है और उसके कई छोटे छोटे उसने अपने गुर्गे हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पाले हुए हैं, जो इसी तरीके से लोगों को आए दिन धमकाते हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की है, बिल्डर्स को धमकाने की कोशिश की, और हरियाणा पुलिस को चुनौती दी गई है कि उनके पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पे इस तरीके से वारदात कर दी जाती है। और बाद में देखिए, अभी जो कुछ कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है और एसीपी भी यहीं पे मौजूद हैं। उनसे हम हम उनसे पूछने की भी कोशिश करेंगे कि क्या अभी तक इसमें एक्शन लिया है। सर, अभी इस पूरे मामले में कौन ये 5 आरोपी थे, क्योंकि जो गैंगस्टर है वो खुल के कह रहा है कि मैंने ये किया है। अभी चल रहा है, एक बार इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, इस स्टेज पे नहीं बता सकते कुछ भी। क्या सीसीटीवी कैमरा यहाँ के चल रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा भी खराब है? नहीं, देख रहे हैं अभी वो सारी चीज़ें, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, अभी लगातार जो हरियाणा पुलिस है, एसीपी है, वो यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं। और सबसे अहम जो सीसीटीवी कैमरा है वो ब्लूम होटल का है मीनाक्षी, जिससे सीधा इस गेट का फुटेज आता है। और ये अहम जो है यहाँ इसमें सबूत है, इस जो पूरा रंगदारी का मामला, इसे आप कह लीजिए, या धमकाने का मामला जाहिर है। और पुलिस भी अभी कोई डिटेल साझा नहीं करना चाहती है, क्योंकि बहुत ही शुरुआती स्टेज में ये पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी बड़ी खबर हिमाचल के किन्नौर से, जहां बादल फटने से भीषण तबाही मच गई है। बादल फटने के कारण कई नाले उफान पर आ गए हैं। नाले तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई हैं। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण घर बगीचे तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि किन्नौर थाच गांव में रात करीब 12 बजे बादल फटा, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। घरों में मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। पहाड़ों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कल उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई लोग मलबे में दब गए थे, कई लापता हो गए थे, तो 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। आज फिर देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक इस वक्त मौसम ने लोगों की मुश्किलों को दुगना कर दिया है। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। वाकई में पहाड़ों पर तो जैसे आफत ही बरस रही है। मौजूदा स्थिति क्या है पुनीत? देखिए, किन्नौर जो है हिमाचल का बहुत ज़्यादा अपर एरिया है, वहाँ पर निगुल शरीक जगह है और वहीं पर ये बादल फटा है। और उसके बाद रात करीब 12:10 पर ये बादल फटता है और उसके बाद नाले में अचानक बाढ़ आती है, जिसमें 2 वाहन जो हैं, 2 गाड़ियाँ जो हैं वो दब जाती हैं और 2 मकान जो हैं इसके चपेट में आ जाते हैं। लोग जो हैं वो पहले से ही, क्योंकि जब से लगातार हिमाचल के अंदर से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो जैसे ही भारी बारिश होती है लोग पहले से ही सचेत रहते हैं। लिहाजा जैसे ही बादल फटा और उसके बाद आवाज, पत्थरों की गड़गड़ाहट की आवाज आनी शुरू हुई, तो लोग अपने घर छोड़कर पहले ही सुरक्षित स्थानों पर निकल गए। इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि माली नुकसान भी बहुत कम है। लेकिन कल जिस तरह से बादल फटता है और उसके बाद से 555 सड़कें हिमाचल में अभी भी लगातार बंद है, काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और ऐसे में अब एक बार, क्योंकि अब मौसम की जो है विदाई चल रही है, और ऐसे में अगर बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रही है। जी बिल्कुल ठीक पुनीत, लगातार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों में दहशत भी पैदा करती हैं कि मौसम की मार लगातार लोगों को परेशान करती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पुनीत। और आइए अब बात करते हैं आईफोन के नए मॉडल के लिए कैसे दिल्ली से मुंबई तक मची है मारामारी। आईफोन की दीवानगी लाइन में दिल्ली मुंबई। आईफोन का ऐसा जुनून, लाखों से थप्पड़ सब मंजूर। आईफोन 17 की सेल, लाइनों में लगे फैन। 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर मुझे लेने आया, सुबह रात के 8 बजे से मैं वेट कर रहा था, अभी जाके नंबर मिला लगा है सुबह में। नए मॉडल की बिक्री पब्लिक एप्पल स्टोर्स पर टूटी। एप्पल इस साल कुछ यूनिक किया है, कलर वाइज, डिजाइन वाइज, तो काफी एक्साइटेड हूं मैं। न्यू फीचर्स के दीवाने हिंदुस्तानी, भर रही एप्पल की झोली।
तो भारत में आईफोन 17 की बिक्री आज से शुरू हो गई। आईफोन 17 के लिए गजब दीवानगी देखने को मिल रही है। दिल्ली से मुंबई तक एप्पल स्टोर्स पर भयंकर भीड़ है। इस दौरान मुंबई में आईफोन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक आगे जा रहा था लाइन को तोड़कर, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। इस दौरान मौके पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए कि आईफोन 17 की दीवानगी है कि लोग कैसे भीड़ में लगे हुए हैं और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दो बातें होती हैं, एक होती है दीवानगी, एक होता है पागलपन। दीवानगी कम से कम लाइन में लगे हुए लोगों की कही जा सकती है, लेकिन जो लाइन तोड़कर बदहवास होकर सीधा आगे बढ़ जाना चाहता है वो पागलपन ही कहा जाएगा। मुंबई के जियो सेंटर हो या फिर दिल्ली का साकेत मॉल हो, हर जगह आईफोन 17 खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एप्पल आईफोन 17 सीरीज की चाहत रखने वाले पैसे लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईफोन को लेकर लोगों का कितना ज्यादा क्रेज है। दरअसल आईफोन 17 की कीमत 82,900 रुपए से शुरू हो रही है। आईफोन एयर की कीमत 1,19,900 रुपए है, जबकि प्रो मॉडल की बात करें तो 1,34,900 रुपए और प्रो मैक्स की कीमत की बात करें तो 1,49,900 रुपए है। सभी मॉडल्स में 256 GB की स्टोरेज बेस है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली हो या फिर हो मुंबई, लाइन में लगी हुई ये यूथ की भीड़। अभी आप देखिए, जेनजी क्रांति की बातें हो रही हैं कि जो देश के युवा हैं वो देश का लोकतंत्र बचाएं। वो सब लोकतंत्र बचाने वाली बातें बाद में होंगी, पहले आईफोन 17 उनके हाथ में आ जाए। ये जेनजी की प्रायोरिटी दिखाई दे रही है, गजब की दीवानगी दिखाई दे रही है। तो चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह शोरूम के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और लाइन से ज्यादा लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहते हैं और आईफोन को खरीदना चाहते हैं। रात से लाइन में लगे लोगों का आईफोन 17 को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। I am too much excited because I got my phone 17 Pro Max right now. How is your experience over here? Too much bad. What can I say? Too much queue, and I'm waiting from 12 o'clock till now. That's camera and display and all colors make cosmetic orange. It's very nice and beautiful color. बहुत उत्साहित है हम, और हम गुजरात से आए हैं अभी ट्रैवलिंग करके 17 के लिए, एप्पल प्रो 17 के लिए, और वो एप्पल प्रो 17 प्रो। वो फीचर्स के लिए आई एम एप्पल लवर। पिछले साल भी यहीं से लिया था, इस साल सेकंड नंबर है मेरा। पिछले साल लेट था, इस साल सेकंड नंबर है, तो वेरी एक्साइटेड आई एम। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है 17 प्रो मैक्स सिल्वर कलर लेने में। क्या क्या फीचर्स आपको उसके पसंद आए? जो आप कैमरा हो गया, उसका डिजाइनिंग हो गया। इस बार कुछ डिफरेंट निकाला एप्पल ने, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद एप्पल। कितने घंटे आपको यहाँ पर खड़े रहना पड़ा? और आप ये जगह बताइए, ये जगह बताइए आप। मैं यहाँ पे 3 बजे रात में से खड़ा था गेट के पास। 3 बजे से लेके आज अभी सुबह के 10 बज रहे, अभी तक का मैं एज इट इज़ खड़ा ही हूँ। पिकअप लेने के बाद भी, डिलीवरी लेने के बाद भी 1 मिनट भी मैं बैठा नहीं, उतना एक्साइटेड था मैं। 1 TB लिया आपने या फिर 512 GB है? अच्छा, तो महंगा भी काफ़ी है। इसके लिए व्यवस्था कैसे की आपने पैसे की? एक्चुअली मैं फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स और हम लोग सब एक ही बिजनेस में, तो ऐसा मुझे इतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा इसे परचेस करने के लिए। मैं हैप्पी हूँ इसलिए कि मैंने ये परचेस कर लिया। आप बताइए जरा, आपको कितने घंटे इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए? मैं रात में 1 बजे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी लग भी गया है इसके लिए। अच्छा, चोट लगी आपको? चोट लग गई मेरे को। कैसी चोट लगी? बहुत रश था यहाँ पे, लोग बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए, तो थोड़ा सी हो गया ज़रा, लेकिन मिल गया। अब मिल गया तो मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। दर्द का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि फोन मिल गया। कमाल है। खैर, मुंबई वालों को आपने सुन लिया आईफोन 17 को लेकर। दिल्ली वालों का क्या कहना है वो भी आप सुन लें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है।
क्या लगता है इसका ज़्यादा क्रेज है इस बार इस कलर का? हाँ, इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज़ होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज़, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। तो इससे पहले भी आप कोई आईफोन यूज़ करते थे या? आईफोन ऑलरेडी वी हैव 16 प्रो मैक्स, तो अभी 15 प्रो मैक्स है। 16 प्रो मैक्स पे मैं शिफ्ट इसलिए नहीं कर रहा था, कोई ऐसा ज़्यादा अपग्रेड नहीं था, तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे ज़्यादा अपग्रेड मिला। कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क मिला, तो इसलिए मैं नहीं लिया। 17 प्रो मैक्स कॉस्मिक ऑरेंज। ऑरेंज कलर क्यों, क्या खास है इस बार उस ऑरेंज कलर में? एप्पल खास क्या है, एप्पल 18 भी 19 भी। सुबह से कहा, रात से ही बैठे हैं 11 बजे से। अब ये तस्वीर भी आप देखिए, आईफोन 17 को लेकर क्या मारा मारी है। जब आईफोन 17 नहीं मिला और लंबा इंतजार करना पड़ा तो एक दूसरे पर ही गुस्सा फूट पड़ा, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि ये आपाधापी है जल्दी से जल्दी स्टोर में पहुंचने की और आईफोन 17 को लेने की। अब इसमें फेवरेट कलर को भी चुनना है, कलर के साथ फोन लेना है, अपना मनपसंद मॉडल लेना है, जिसको लेकर ये मारपीट आपस में ही शुरू हो गई। एक बार फिर से इन दो तस्वीरों को आप बड़ी गौर से देखें। एक तरफ मुंबई की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर है। मॉल, अभी आप सोचिए सुबह 10 बजे से मॉल खुलता है, अंदर स्टोर्स खुलने लगते हैं, सफाइयां शुरू होने लगती हैं, धीरे धीरे रौनक बढ़ती है। लेकिन सुबह सुबह ही इतनी लंबी लाइन मॉल के अंदर से लेकर बाहर तक अगर आपको सड़क पर दिखाई दे रही है तो ये केवल एप्पल स्टोर के लिए लाइन लगी हुई है। कई दुकानों के तो शटर्स भी गिरे हुए हैं। और आप कहते हैं ना कि प्राची, कई बार कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है तो वो उसके लिए अचीवमेंट होता है, कोई बहुत शानदार इंटरव्यू ले लेता है तो वो उसके लिए अचीवमेंट होता है, कोई कंपटीशन जीत जाता है, मेडल लेकर आता है तो वो उसके लिए अचीवमेंट होता है। लेकिन किसी किसी के लिए आईफोन खरीद लेना भी एक अचीवमेंट है। जेंजी हैं जो सड़कों पर आए, अंतर सिर्फ इतना है कि आईफोन 17 को लेने के लिए ये सड़कों पर आकर अब कैसे मारामारी कर रहे हैं वो तस्वीर आपने देखी। खैर आगे बढ़ रहे हैं, बात अब वक्फ की कर लेते हैं। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से मुस्लिम संगठन पूरी तरह से खुश नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मस्जिद से लेकर सड़क तक मुस्लिम संगठन एक बार फिर वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर यह है कि आज जुमे के दिन वक्फ कानून के खिलाफ मस्जिदों से तकरीरें की जाएंगी। जुमे की नमाज के बाद होने वाले खुतबों में मुसलमानों को वक्फ की अहमियत के बारे में समझाया जाएगा। वक्फ की बहाली को लेकर दुआएं की जाएंगी। वहीं 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। ये धरना कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलेगा। इसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इसके बाद 16 नवंबर को मुस्लिम संगठनों की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़ी विरोध रैली की जाएगी। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आर पार की लड़ाई के मूड में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पूरा प्रोटेस्ट प्लान जारी किया है। आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से तकरीरें करके मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को जुमे के दिन मुसलमानों से अपनी दुकान और दफ्तर बंद करने की अपील भी की गई है। 11 अक्टूबर को मुसलमान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़ी संख्या में मुसलमान एक बार फिर एकजुट होंगे और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बात ये आप मानकर चलें, अगर इतनी लंबी टाइमलाइन तैयार हो गई है तो एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो गई है और वो एका भी मुसलमानों में दिखाई देगी, ऐसी पूरी संभावना, पूरा अंदेशा दिखाई दे रहा है। हमारी जो लड़ाई है, असल लड़ाई हुकूमत के साथ में है, वो हमारा जारी रहेगी। और हमने जो वक्ती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसला आने तक के जो अपने प्रोग्रामों को स्थगित किया था, वो प्रोग्राम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम अब शुरू करने जा रहे हैं उसमें धरना है, जुलूस है, वक्फ मार्च है,
उसमें मेमोरेंडम दिए जाना है, उसमें राष्ट्रपति भवन पे मार्च है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स के असेंबली पे मार्च है, और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां हैं, और उसके अंदर जो है फिर एक बड़ा प्रोग्राम है रामलीला मैदान के ऊपर में 16 नवंबर को। हमारा मानना ये है कि पहला हमला तो वक्त पर है, लेकिन उसके बाद किसी के भी धार्मिक स्थल बाकी नहीं रहेंगे। ये हुकूमत जो है वो धार्मिक स्थलों से पे हमला करना चाहती है, बुनियादी तौर पे ये धर्म के ख़िलाफ़ है और वो धार्मिक स्तर पे हमला करेगी। तो वो ईसाइयों की हो, बुद्धिस्टों के हों, या सिखों के हों या हिंदुओं के हों। तो हमने सबसे अपील कर रहे हैं और इंटरफेथ प्रोग्राम जो रखे हैं उसके अंदर ख़ास तौर से इसी बात का वो रहेगा। हमारे सहयोगी शोएब रफ़ा इस खबर पर जुड़ गए हैं। शोएब, सुप्रीम कोर्ट में मामला तो है और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो फैसला आया था वो भी काफ़ी हद तक मुसलमानों के पक्ष में दिखाई दे रहा था। फिर भी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के पीछे मंशा क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है या फिर एक दबाव सरकार पर बनाने की ये कोशिश है? देखिए, जब शुरुआत में हमने सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया था कुछ दिनों पहले, उस दिन मीनाक्षी आपसे बात भी हो रही थी, उस दिन कासिम रसूल इलियास ने शुरुआती तौर पर उसका स्वागत भी किया था। लेकिन बाद में इन लोगों को क्योंकि जब कॉपी मिली, फिर हमारी बातचीत हुई और उस पूरे आदेश की कॉपी को पढ़ा गया, तो इनकी तरफ से पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो मुस्लिम संगठन उनकी तरफ से कहा गया कि जो वक्फ बाय यूज़र का मामला है उसको लेकर किसी भी तरह का जो अंतरिम आदेश है वो नहीं आया है। यानी कि जो वक्फ बाय यूज़र जिस तरह से कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसी तरह से रहेगा, हमें राहत नहीं मिली है और वही मामला हमारे लिए सबसे बड़ा था। इसलिए हम फिर से जो आंदोलन हमारा चल रहा था उसको हमने रोक दिया था बीच में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का हमने देखा कि जो लड़ाई भी हुई, जंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि कई तरह के जो मामले हैं वो हुए, उस वक्त उसको रोक दिया गया था, ये इनकी तरफ से कहा गया और अब फिर से उन तमाम चीजों को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, जिन चीजों प्लान तो पूरा तैयार हो चुका है, अब बस देखना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से करता है और क्या शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन आगे बढ़ पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए।